अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इंशाल्लाह कंपनसेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो ये हमारे सिलेबस का आखिरी टॉपिक होगा। आज मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल करवाऊँगा इसकी, और दूसरी इंशाल्लाह मैं आपको बाद में करवाऊँगा इसकी। तो पहले हम लोग ज़रा कंट्रोलर और कंपनसेटर में फ़र्क समझ लेते हैं कि भाई दोनों में फ़र्क क्या होता है। कंट्रोलर जो है ना, अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं, कंट्रोलर आप लोगों के पास एरर सिग्नल जनरेट करता है और एरर सिग्नल फिर आगे आपके सिस्टम को देता है, ठीक। और जो कंपनसेटर है वो आपके सिस्टम के डायनामिक्स ही चेंज कर देता है, पूरा आपका सिस्टम बदल देता है, ठीक। कंट्रोलर इज़ व्हाट कन्वर्ट्स द एरर इनटू फीडबैक। मतलब उसका जो एरर आ रहा है वो फीडबैक आएगा आपके इनपुट को कि भाईजान ये इसमें थोड़ी सी गलती है। तो अगर डेरिवेटिव कंट्रोलर होगा तो वो बार बार उस एरर को उसके अंदर ऐड करता चला जाएगा फीडबैक के अंदर, ठीक। इसी तरह मतलब मैंने आपको एग्जांपल बताई पीडी की, वो क्या करता है, वो आपके एरर को फीडबैक में दे देता है। जबकि कंपनसेटर क्या करता है, कंपनसेटर आपका सिस्टम ही चेंज कर देता है। इसी लॉजिक को अगर मैं सादा अल्फाज में इस तरह एक्सप्लेन करूं तो कंपनसेटर आपका फीड फॉरवर्ड में काम करता है और कंट्रोलर आपका फीडबैक पे काम करता है, ठीक। कंपनसेटर इज इक्वल टू फीड फॉरवर्ड एंड कंट्रोलर इज इक्वल टू फीडबैक, ठीक। एक और इसकी बात भी यहाँ पे लिख दी थी लास्ट टाइम कि सेंड इंस्ट्रक्शन बिफोर एग्जीक्यूशन, कंट्रोलर सेंड्स इंस्ट्रक्शन बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट नहीं हुई, पहले इंस्ट्रक्शन दे दी, देन करेक्ट एग्जीक्यूशन एरर, ठीक। हाउएवर कंपनसेटर जो कि आपके पूरे सिस्टम की डायनामिक्स ही चेंज कर देता था, वो सेंड इंस्ट्रक्शन आफ्टर एग्जीक्यूशन इन ऑर्डर टू करेक्ट द एग्जीक्यूशन एरर। आई होप कि ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो हमारे पास कंपनसेटर 3 टाइप्स के हो सकते हैं, लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर और लीड लैग कंपनसेटर। अब बात यह है कि एज्यूमिंग द फैक्ट कि आप कंट्रोलर को समझ चुके हैं, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव कंट्रोलर्स आप लोगों को पता है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो काम तो ये भी वही करता है कमोबेश, लेकिन इसका काम करने का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक। कंपनसेटर का काम, कंपनसेटर का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कमोबेश काम वही है कि ओवरशूट को इम्प्रूव करना है या स्टेडी स्टेट एरर को काम करना है, ओके। अच्छा, तो पहले एक थोड़ा सा मैं रिकैप अगर करवा दूँ आप लोगों को। पीडी कंट्रोलर जो था, प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव, वो क्या करता था, वो ये करता था कि आपके सिस्टम के जो ट्रांजिएंट्स थे जिनकी वजह से आपके सिस्टम में ओवरशूट आता था, उस ओवरशूट को इम्प्रूव करने के लिए आप पीडी कंट्रोलर लगाते थे, राइट। इसी तरह आपके पास जो पीआई कंट्रोलर था वो क्या करता था, आपके सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट एरर था, अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है तो आप पीआई कंट्रोलर लगा के अपने सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर इम्प्रूव करते थे, सही। और जो पीआईडी था वो एट द सेम टाइम आपके सिस्टम का ओवरशूट भी इम्प्रूव करता था और स्टेडी स्टेट एरर भी इम्प्रूव करता था, राइट। अब ज़रा समझते हैं कि ये जो लीड कॉम्पनसेटर यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या कहता है। इट इम्प्रूव्स द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। क्या मेरा पीडी कंट्रोलर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करता था? थोड़ी देर पहले अभी एक्सप्लेन किया, पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरा लीड कॉम्पनसेटर है, इट इज़ सिमिलर टू डेरिवेटिव कंट्रोल? यस, इट इज़ सिमिलर टू डेरिवेटिव कंट्रोल, लेकिन इसका जो काम करने का अंदाज है वो मुख्तलिफ है। ये कॉम्पनसेटर की बेसिक बात है। इसी तरह अब अगर हम लैग कंपनसेटर को समझें, improves the steady state performance at the expense of lower settling time। अच्छा जी, याद आया पीआई कंट्रोलर,
PI कंट्रोलर के अंदर हम लोग क्या करते थे, हम अपने स्टेडी स्टेट एरर को इम्प्रूव करते थे। जब हम स्टेडी स्टेट एरर को इम्प्रूव करते थे तो आपके सिस्टम का जो सेटलिंग टाइम था वो ज़रा स्लो हो जाता था। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो लैग कॉम्पनसेटर है ये PI कंट्रोलर की तरह काम करता है? यस, आपका लैग कॉम्पनसेटर PI की तरह काम करता है, लीड कॉम्पनसेटर PD वाला काम करता है, लेकिन इन दोनों का काम करने का जो अंदाज़ है वो मुख्तलिफ है। इसी तरह जो PID था जिसमें एट द सेम टाइम डेरिवेटिव कंट्रोलर वाली क्वालिटीज़ भी थी और इंटेग्रल कंट्रोलर वाली क्वालिटीज़ भी थी, आपका ये जो लीड लैग कॉम्पनसेटर है ये वही काम कर रहा है। मतलब एट द सेम टाइम आपकी ट्रांजिट रिस्पॉन्स को भी बेहतर बना रहा है और आपकी स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस को भी बेहतर बना रहा है। ओके, आगे ये जो हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर और इसके अलावा बैंड पास फिल्टर है, इस पर हम बाद में आते हैं। पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल करवा दूँ और मैं चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम्पल आप लोग अभी करें, क्योंकि अभी गुम हुई तो जो अगला मैं रजिस्टर के ऊपर आपको लिख के दूँगा एग्ज़ाम्पल, वो आपसे नहीं हो पाएगी। तो अभी मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ, बाकी जो अगला होगा ना इंशाल्लाह वो मैं हाथ से मुझे लिख के करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो एग्ज़ाम्पल समझ नहीं आएगी। अच्छा, अब कहता है कॉम्पनसेट द सिस्टम ऑफ फिगर 9.4a। अच्छा जी, अभी खोलते हैं फिगर। इस सिस्टम को कॉम्पनसेट करना है। ये है आपके पास फिगर 9.4a। ये जो ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है, गेन है इसका k और ये प्लांट है s+1, s+2, s+10, 1/s+1, s+2, s+10। 3 आपके पास पोल्स हैं ओपन लूप में। ओके, ये चीज़ें हमें रखनी है। ओपन लूप में आपके पास 3 पोल्स हैं और 0 यहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा, सिस्टम हमने देख लिया, इसको थोड़ा सा समझ भी लिया। अब ज़रा दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कॉम्पनसेट द सिस्टम ऑफ फिगर दिस, वो वाला सिस्टम का कॉम्पनसेट करना है। कॉम्पनसेट का मतलब इसका कॉम्पनसेटर डिज़ाइन करना है। हुज रूट लोकस इज़ शोन इन फिगर 9.5। रूट लोकस भी देख लेते हैं। रूट लोकस वैसे होगा कैसे? यहाँ पे अगर ओपन लूप की बात की जाए तो 0 इधर कोई नहीं है, 3 पोल्स हैं। इसका मतलब ये है कि तीनों पोल्स इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। एक जो है ना 180 के ऊपर होगा, दूसरा 60 पे होगा, तीसरा वो जो नीचे की तरफ होता है यार 270 -60 जो भी उसका बनता है, मैं हिसाब नहीं करना चाह रहा इस वक्त, देख लेते हैं। हाँ जी, ये आ गया रूट लोकस इसका। ये देखो जी, ये जो ब्लू है ना ये क्लोज लूप है, इसको अभी कंसिडर हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये जो ब्लैक वाले हैं ना -1, -2 और -10, इसको कंसिडर करेंगे कि भाई ये 3 हमारे पास पोल्स हैं। तो रूट लोकस ये ब्लू लाइन है, ये वाला ऊपर ये जो ब्लू चल रहा है, और इसके अलावा ये वाला, ये आपका पास इसका रूट लोकस है। चलें ठीक है, थोड़ा सा समझ तो लिया रूट लोकस। अब ज़रा दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कॉम्पनसेट करना है उस सिस्टम को, उसका रूट लोकस भी पता चल गया। टू इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट एरर बाय अ फैक्टर ऑफ 10 इफ़ द सिस्टम इज़ ऑपरेटिंग एट अ डैम्पिंग रेशियो ऑफ 0.174। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। वो कह रहा है कि भाई एक सिस्टम है, ठीक, ये वाला फॉर एग्जांपल, इस सिस्टम को मैं इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ इस तरह कि इसका जो स्टेडी स्टेट एरर है ना वो 10 गुना बेहतर हो जाए, और ये ऑपरेट कर रहा है एक डैम्पिंग रेशियो के ऊपर जो कि उसकी दी हुई है ऑलरेडी। डैम्पिंग रेशियो दी है, ओवरशूट दिया हुआ है, हाँ डैम्पिंग रेशियो, यानी कि जीटा की वैल्यू उसने ऑलरेडी दी हुई है। और उसने कहा है कि यार जो स्टेडी स्टेट एरर है ना उसको ज़्यादा 10 गुना इम्प्रूव कर दो। ठीक, तो इसमें सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो आपका अनकम्पनसेटेड सिस्टम है, अनकम्पनसेटेड सिस्टम मतलब जिसको अभी तक आपने कम्पनसेट नहीं किया, यानी कि उसके अंदर आपने एक पोल और एक ज़ीरो नहीं लगाया, जो अनकम्पनसेटेड है, उसका मैं पहले ये तो देखूं कि भाई इसका स्टेडी स्टेट एरर है क्या। ठीक,
तो स्टेडी स्टेट एरर निकालने का फॉर्मूला है, अगर स्टेप इनपुट हो तो 1/1 + KP। ठीक, KP क्या था, याद करो स्टेडी स्टेट एरर वाला लेक्चर के इसके अंदर आप लिमिट एस अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी कर देते थे, सॉरी एस अप्रोचिंग टू 0 कर देते थे। तो आपके पास यहाँ पे जो KP आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 8.23। ठीक, तो स्टेडी स्टेट एरर अनकम्पनसेटेड सिस्टम का, यानी कि इसी सिस्टम का जहाँ पे मैंने इस वक्त अपना ये माउस किया हुआ फिगर, ये जो A है ऊपर वाली फिगर, इसका ये जो मेरे पास आ जाएगा स्टेडी स्टेट एरर, वो आ जाएगा 0.108। ओके हो गया। अच्छा जी, दी अनकंसिडर्ड सिस्टम ऑफ फिगर 9. अच्छा, एग्जांपल में किया हुआ था ना, ये जो मैंने अभी एग्जांपल किया वो एक्चुअली वो ये बता रहा था कि इसका स्टेडी स्टेट एरर अनकंसिडर्ड सिस्टम का ये था 0.108। अब आपको समझ आ गई कि भाई स्टेडी स्टेट एरर क्या, कैसे निकाला है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये है कि स्टेडी स्टेट एरर को आपने इम्प्रूव करना है 10 गुना, यानी कि आपका जो स्टेडी स्टेट एरर है दिस डिवाइडेड बाय 10 0.0108 होना चाहिए, 0.108 नहीं होना चाहिए, 0.0108 आपका स्टेडी स्टेट एरर होना चाहिए। अच्छा जी, अगर ये मेरा स्टेडी स्टेट एरर होगा, इसका मतलब ये है कि अब मैं बाकी पूरा सिस्टम रिवर्स करूँगा अपना। स्टेडी स्टेट एरर था 1/1 + KP। ठीक, अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं 0.0108 अपना स्टेडी स्टेट एरर रखता हूँ तो फिर मेरा KP क्या होना चाहिए था। अभी अनकम्पनसेटेड सिस्टम का मेरा जो KP है वो 8.23 है, और उस हिसाब से मेरा जो स्टेडी स्टेट एरर आता है वो आता है 0.108। लेकिन जब मैं इसको 10 गुना बढ़ा चुका हूँ, यानी कि अपने स्टेडी स्टेट एरर को और कम कर चुका हूँ, तो फिर मेरा KP क्या निकलेगा, 91.59। ओके हो गया। अच्छा जी, उम्मीद है यहाँ तक बात तो समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब क्या है, द इम्प्रूवमेंट इन KP फ्रॉम अनकम्पनसेटेड सिस्टम टू कंपनसेटेड सिस्टम इज द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द कंपनसेटर 0 to the कंपनसेटर पोल। 0 और पोल की जो रेशियो है ना, वो न्यू KP और ओल्ड KP की रेशियो के बराबर होनी चाहिए। राइट, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, जो नए आपने एक 0 और एक पोल लगाना है अपने सिस्टम के अंदर, उसकी जो रेशियो है वो न्यू KP और ओल्ड KP की रेशियो के बराबर होना चाहिए। न्यू KP मेरा निकला 91.59, ओल्ड KP मेरा था 8.23। ओल्ड KP मतलब अनकम्पनसेटेड सिस्टम का KP, न्यू KP मतलब कंपनसेटेड सिस्टम जो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है उसका KP। यानी कि 0 और पोल जो मैंने नए लगाने हैं उसकी रेशियो होनी चाहिए 11.13। ओके, अच्छा जी, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब क्या है, मैं रैंडमली ना ऐसे अपनी मर्ज़ी से मैं कह देता हूँ कि यार एक मैं पोल लगा देता हूँ 0.01 पे। ठीक, अब इन दोनों की जो रेशियो है ZC/PC वो तो होनी चाहिए 11.13। इसमें से PC मैंने अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा लगा दिया 0.01। इसका मतलब ये है कि जो मेरा ZC होगा वो 0.111 होगा। ओके, अगर आप PC यहाँ पे लगा दें 0.2 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपका ZC क्या होगा, 11.13 मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो ये एक डिफरेंट आंसर आ जाएगा आपका, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द मेन थिंग इज़ कि आपने इन दोनों की जो रेशियो है ना वो 11.13 मेंटेन करनी है। ओके, अब क्या हुआ, बहुत सिंपल, आपका सिस्टम डिज़ाइन हो गया। सिस्टम डिज़ाइन होने का मतलब ये है कि एक आपने 0 लगा दिए 0.111 पे, ये जो आपका 0 की वैल्यू आई थी, और एक पोल लगा दिया 0.01 पे। अब ये जो आपका नया सिस्टम है ना, इसका जब आप स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करेंगे तो वो स्टेडी स्टेट एरर आप लोगों के पास 0.0108 आएगा। राइट, ये सिस्टम से पहले आप लोगों के पास एक कंपनसेटर लगा हुआ है। ओके, ये जो लगा हुआ है ना, ये आपके पास एक कॉम्पनसेटर है, आपने एक कॉम्पनसेटर डिज़ाइन कर लिया है
अपने सिस्टम से पहले। अब ये जो नया रूट लोकस आपके पास आएगा ना, वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर एक ज़ीरो भी लगा हुआ है, एक पोल भी लगा हुआ है। ये बिल्कुल ओरिजिन के पास। ओरिजिन के पास क्यों? ज़ीरो है 0.01 के ऊपर, और सॉरी ज़ीरो है 0.111 के ऊपर, और पोल है 0.01। तो ये बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल ओरिजिन के करीब ही बन रहे हैं दोनों। तो ये आपका नया सिस्टम एक तरह से तैयार हो गया, कॉम्पनसेटेड सिस्टम। ओके, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब ज़रा थोड़ा इसके आगे चलते हैं। एक RLC सर्किट की अगर ज़बान में हम लोग समझें, लैग कंपनसेटर का जो ट्रांसफर फंक्शन वो कैसे हो सकता है। मैथमेटिकल मॉडलिंग स्टार्ट के लेक्चर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं, आप उसका पहला क्विज़ भी दे चुके हैं। तो अगर इस तरह से आप लोगों के पास एक हाई पास फिल्टर हो, राइट, लैग कंपनसेटर, लो पास फिल्टर हो, या आपके पास एक लो पास फिल्टर जो आप पढ़ते हैं ना, अपने इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं यकीनन। तो लो पास फिल्टर कुछ इस तरह से काम करता है आप लोगों के पास। ये उसका एक आप यूँ कह लें कि मैथमेटिकल मॉडल। अभी हम देख लेते हैं इसको। तो वी आउट ओवर वी आई, यानी कि अगर आप ट्रांसफर फंक्शन इसका निकालना चाहें तो ये कुछ इस तरह से निकलेगा, जबकि टॉ इसके अंदर R2 इंटू सी है और अल्फ़ा है R1 प्लस R2 अपॉन R2। इसको ज़ाहिर है जब मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, फिर ये बेसिकली उसी जो आप लोग अभी निकालेंगे इंशाल्लाह ख़ुद कोशिश करके, ये उसको थोड़ा सा ना डिराइव करके इस तरह लिखा हुआ है। और द सेम गोज़ फॉर फेज एंगल, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉम्प्लेक्स पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। उसमें क्या है, जहाँ जहाँ ऐसा है वहाँ पे जे ओमेगा आप डाल देंगे, तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका फेज एंगल लैग कॉम्पनसेटर का। इसी तरह अगर आपके पास लीड कॉम्पनसेटर, मैं ये करवा नहीं रहा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी डिज़ाइन आप लोगों को करना पड़ जाए प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये आपके काम आ जाएगा। मेरे लिए ये एग्जांपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से इसके मैथमेटिकल मॉडल को डिराइव किया जा सकता है। अब ऐसे ही लीड कॉम्पनसेटर जो है ये आपके पास हाई पास फिल्टर है, तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। जब इसका हम लोग डिराइव करेंगे ट्रांसफर फंक्शन, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, टॉ की वैल्यू इधर डालेंगे, बीटा की वैल्यू डालेंगे, फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आपका मैथमेटिकल मॉडल बनेगा एग्जैक्टली वैसे बन जाएगा जो आप कैलकुलेट करेंगे वी आउट और वी इन के ज़रिए, मतलब उस टेक्निक के ज़रिए जो मैंने आपको स्टार्ट वाले लेक्चर्स में बताई थी। और द सेम गोज़ फॉर फेज एंगल। और लीड लैग कॉम्पनसेटर क्या है, ये बैंड पास फिल्टर होता है। तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाएगी, यानी कि हाई पास और लो पास दोनों को मिक्स किया गया है। ये ओगाटा की बुक के अंदर इन्होंने फ़िल्टर्स की एक एग्जांपल दी हुई थी। फ़िल्टर आपको पता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम करते हैं, तो इसके स्टार्ट में इन्होंने जब बात भी इसकी की है तो साइनोसाइडल वेव की है। तो आपको पता होना चाहिए था, एक प्रैक्टिकल बात थी, तो दैट्स वाई इसको स्लाइड्स में डाला हुआ। तो लीड कंपनसेटर हाई पास, लैग कंपनसेटर लो पास। अप्रॉक्सीमेट्स डेरिवेटिव प्लस प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, मैंने आपको बताया कि ये पीडी को मिमिक करता है, और ये जो है ना इंटेग्रल प्लस प्रोपोर्शनल, ये पीआई को मिमिक करता है। एटेनुएशन एट हाई फ्रीक्वेंसी कंट्रीब्यूट फेज लैग, चलो ठीक है, ये इसके कुछ जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ़वाइद नुकसान तो खैर मैं नहीं कहूँगा, इसके कुछ डायनामिक्स हैं या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वो हैं। इंक्रीज़ बैंडविड्थ, रिड्यूसेस बैंडविड्थ, ये सारे इसके कुछ फ़िल्टर डिज़ाइन करने के लिए आपके काम आ सकते हैं बाद में। बुक में लिखे हुए थे, ओगाटा की बुक में, तो डाल दिए मैंने। लेकिन अभी फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग आप इस एग्जांपल की प्रैक्टिस करें और प्लीज़ मुझे अभी करके दिखाएं। फिर उसके बाद ये जो अगली है, जो कि इससे थोड़ी सी एडवांस है, वो फिर मैं रजिस्टर पे सॉल्व करके फिर आपको समझाता हूँ। एक मिनट आ जाए फिर मैं वीडियो बंद करता हूँ। कहाँ रह गई? हाँ, लीड कॉम्पनसेटर डिज़ाइन। चलो ठीक है, ये मैं रजिस्टर पे सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।